Hello guys, good evening to all of you. Hope you all are doing well. Myself मुस्कान कैदाटा। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 1 के लोकतंत्र के टॉपिक को। लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लोकतंत्र के अर्थ को। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी लैटिन भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेशिया से मिलकर बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ जनता और क्रेटिया का अर्थ शासन से है। इस प्रकार लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ जनता के शासन से होता है। लोकतंत्र की स्थापना पेरिक्लीस ने 450 ईस्वी पूर्व एथेंस में की थी, अतः इन्हें लोकतंत्र का पिता कहा जाता है। लोकतंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस द्वारा किया गया था। लोकतंत्र 20वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के रूप में उजागर हुआ था। इसीलिए H.G. वेल्स 20वीं सदी को लोकतंत्र का युग कहते हैं। लोकतंत्र सरकार का सबसे लोकप्रिय स्वरूप है, जो वर्तमान समय में बहुत से देशों में प्रचलित है। ग्रीक दार्शनिक क्लियोन ने 2400 वर्ष पहले यानी 422 ईस्वी पूर्व में लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था, उसे लोकतंत्र माना जाएगा जो लोगों के द्वारा लोगों के लिए होगा। इसी मत को अब्राहम लिंकन ने 19 नवंबर 1862 को गेटिसबर्ग में दोहराया था और लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय परिभाषा को अलग पहचान दे दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है। इसके बाद लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं हैं, जिससे लोकतंत्र को समझने में आसानी होगी। सिले के अनुसार लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का बड़ा भाग शासन करता है। लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी 1921 में लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोग अपनी इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं। शुम्पीटर ने लोकतंत्र को निर्णय लेने वाली संस्थागत पद्धति के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें सत्ताधारियों को जनता के मतों के लिए प्रतियोगितात्मक संघर्ष के बाद निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है, जब चुनाव के दौरान दो प्रतिभागी आपस में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, तो उसमें बहुमत प्राप्त प्रतिभागी को जो है वो सत्ता में आने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार जब वो सत्ता में आ जाता है तो उसके पास विधि निर्माण की और निर्णय लेने की शक्ति आ जाती है। लोकतंत्र निर्वाचित नेताओं का एक शासन तंत्र है, यानी जिन नेताओं को हम निर्वाचित करते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं, वही हम पर शासन करते हैं और उसी शासन तंत्र को लोकतंत्र का नाम दिया जाता है। बर्नार्ड क्रीक के अनुसार सार्वजनिक दुनिया में लोकतंत्र सबसे स्वच्छंद शब्द है। गिडिंग्स की मतानुसार प्रजातंत्र केवल सरकार का ही नहीं वरन राज्य और समाज का रूप है अथवा इन तीनों का मिश्रण है। यानी गिडिंग्स ने प्रजातंत्र को सरकार, राज्य और समाज के मिश्रण के रूप में अभिव्यक्त किया। मैकफर्सन ने लोकतंत्र को सरकार चुनने की शक्ति के रूप में परिभाषित किया, जो कानून बनाने और निर्णय निर्माण में उपयोगी होते हैं। लोकतंत्र के प्रकारों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष लोकतंत्र आता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे मुख्य समर्थक रूसो रहे हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र, प्रतिभागी लोकतंत्र, परंपरागत प्रतिभागिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जनता के प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ते हैं वो आपस में प्रतियोगिता करते हैं, आपस में प्रतिस्पर्धा के बाद ही एक तरीके से वो शासन में आते हैं और इसमें जो है जनता की भागीदारी होती है, इसीलिए इसे प्रतिभागी लोकतंत्र कहा जाता है। प्राचीन यूनान के नगर राज्यों में लोकतंत्र का यही रूप विद्यमान था। आधुनिक समय में स्विट्जरलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पुश्तैनी घर कहा जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वर्तमान समय में विश्व के अधिकांश देशों में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अंश देखने को मिलेगा।
तो वहीं स्विट्जरलैंड में एक बड़े स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिकों की प्रत्यक्ष और निरंतर भागीदारी होती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधन हैं। सबसे पहले आरंभक, यह कानून बनाने का आरंभ जनता से मानता है, जो कि स्विट्जरलैंड में प्रचलित है। आरंभक जो साधन है उसमें हम जो भी विधि का निर्माण करेंगे, उसका जो भी क्रियान्वयन करेंगे, उसका पहला पग जनता द्वारा लिया जाएगा। ये इस प्रकार माना जाता है। प्रत्यावाहन की बात की जाए तो इसमें प्रतिनिधियों को वापस बुलाना शामिल होता है, जो वर्तमान समय में अमेरिका के राज्यों में प्रचलित है। प्रत्यावाहन का सीधा सा मतलब तब ले सकते हैं आप, जब हमारे प्रतिनिधि जो हम चुनकर भेजते हैं, जब वो जनता की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते, तो हम उन्हें उनके कार्यकाल से वापस बुला सकते हैं। तो ये प्रत्यावाहन की मूल भावना होती है। इसके द्वारा क्या है, उत्तरदायित्व की भावना, प्रतिनिधित्व की भावना ज़्यादा बढ़ती है। परिपृच्छा स्विट्जरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है, जो कि संवैधानिक संशोधन हेतु प्रयुक्त होती है। परिपृच्छा में जनता की इच्छा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। जनमत संग्रह की अगर बात करें तो इसमें किसी राज्य के स्वायत्तता के मुद्दे पर जो भी निर्णय होता है, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, वो जनमत संग्रह के अंतर्गत आती है। जनमत संग्रह का बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम भारत में देख सकते हैं। जब भारत में स्वायत्तता की मांगे हुई थी विभिन्न राज्यों में, जब आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था, उससे पहले भाषाई आधार पर जो है राज्य बनाने के विपरीत जो है कमिटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। लेकिन एक लंबा जनमत संग्रह हुआ, एक लंबे जनमत संग्रह और एक लंबे जन संघर्ष के बाद जो है भारत में स्वायत्तता के मुद्दे को एक अहम भूमिका मिली और विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ। तो इससे क्या है कि जनमत संग्रह, जिसमें जनता की इच्छा अभिव्यक्त होती है व्यापक स्तर पर। लोकतंत्र का दूसरा प्रकार अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करती, बल्कि अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन में भाग लेती है। मान लो हमारे प्रधानमंत्री हो गए, तो हमने उन्हें चुना है, वो हमारे प्रतिनिधि है, तो जनता के बिहाफ पर वो हमारे लिए विधि का निर्माण करते हैं, मतलब कि नीतियों का निर्माण करते हैं। इसका प्रयोग वर्तमान में अधिकतम देशों में होता है। इसके प्रयोग का कारण देशों की अधिकतम जनसंख्या है। अगर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के कार्यवाही की बात करें और इसके अस्तित्व की बात करें, तो ये इसीलिए ज़्यादा अस्तित्व में आया है क्योंकि वर्तमान समय में अधिकांश जो देश है उसमें काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है और इस जनसंख्या को टैकल करने के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र मेनली उन देशों, उन राज्यों में प्रभावी है जहाँ पे कम जनसंख्या है। इसीलिए अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के रूप को सरकार ने अपनाया। संसदीय, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों में यही लोकतंत्र पाया जाता है। इस लोकतंत्र के कुछ मुख्य लक्षण भी है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। एक से अधिक राजनीतिक दल, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो जनता का प्रतिनिधित्व करने का जो अधिकार है उसके लिए सभी को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त है। इसीलिए जो दल बनाने की स्वतंत्रता है वो भी लोगों को मिल जाती है और यहाँ पे एक से अधिक राजनीतिक दल मिल जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 6 राजनीतिक, वो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का ही एक लक्षण है। नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक स्वतंत्रताओं की महत्ता दी गई है ताकि लोग शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और समान रूप से शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। सीमित और संवैधानिक सरकार, यानी कि सरकार निरंकुश नहीं होती और संवैधानिक मूल्यों से ओतप्रोत होती है, यानी कि संवैधानिक मूल्यों का पालन करती है। विधि का शासन, यानी जिस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वहाँ पर विधि का शासन होना स्वाभाविक है। विधि के शासन का तात्पर्य
कानून का शासन है, जहाँ पर कानून के समक्ष सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समान रूप से देखे जाते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि सभी वयस्कों को समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त है बिना किसी दबाव के। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है, जिसमें 18 वर्ष के बाद हमें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके जो समर्थक है यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक JS मिल रहे हैं। अब बात करते हैं लोकतंत्र का विकास किस तरीके से हुआ। लोकतंत्र के स्वरूप में समय के साथ अत्यधिक परिवर्तन आ गया, जिस कारण लोकतंत्र के विकास के चरण देखे जा सकते हैं। SP हटिंगटन ने अपनी पुस्तक द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी 1991 में लोकतंत्र की 3 लहरें बताई थी। सबसे प्रथम लहर की बात करें तो इसकी समय अवधि 1828 से 1926 तक रही। इसमें पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस दौरान पश्चिमी देशों में औद्योगिकरण और उदारवादी राज्यों के साथ लोकतंत्र का विकास हुआ। इस लहर में ब्रिटेन जैसे देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली और सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व लोकतंत्र की प्रतिलोम लहर का अस्तित्व भी देखने को मिलता है। अब लोकतंत्र की अगर प्रतिलोम लहर की बात करें तो इस प्रकार की लहर थी जब विभिन्न देशों में लोकतंत्र के विपरीत कार्यवाही की गई, जब देशों में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं थी, निरंकुश तंत्र था, सर्वाधिकारवाद था और लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र की प्रतिलोम लहर में जर्मनी, इटली, पुर्तगाल आदि में लोकतंत्र की जगह तानाशाही शासन देखने को मिलता है। लोकतंत्र की द्वितीय लहर की समय अवधि 1943 से 1962 तक रही, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी। इस लहर में विकासशील देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश जो देश है वे उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए और विकासशील देशों की श्रेणी में आ गए, जिन्हें हम तृतीय विश्व भी कहते हैं। लोकतंत्र की दूसरी लहर में इटली और पश्चिमी जर्मनी जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में फासीवाद व नाजीवाद की जगह लोकतांत्रिक प्रणालियों का गठन हुआ। इसके अलावा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया जैसे नव आज़ाद हुए एशियाई देशों और स्वतंत्र हुए राष्ट्र घाना, तंजानिया और अफ्रीकी देशों में लोकतंत्र आया। इन देशों में लोकतंत्र को इसीलिए अपनाया गया ताकि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। इस प्रक्रिया में राज्य की भूमिका अहम थी। 1960 के दशक में अधिकांश तृतीय देशों में लोकतंत्र की शासन प्रणाली असफल हुई, जिसे लोकतंत्र की दूसरी प्रतिलोम लहर बोला जाता है। यानी कि जो सबसे 1960 का जो दशक रहा उसमें कई देशों में लोकतंत्र असफल रहा। जिस तरीके से उससे उम्मीद थी कि वो देश के विकास में योगदान देगा, देश के शासन को आगे बढ़ाएगा, उस तरीके से वो प्रभावी नहीं हो पाया, जिससे कि लोकतंत्र की प्रतिलोम लहर को बढ़ावा मिला। अब बात करते हैं लोकतंत्र की तीसरी लहर की। लोकतंत्र की तीसरी लहर की समय अवधि 1974 से 1989 तक चली थी। इस लहर की शुरुआत 1974 में पुर्तगाल में अधिनायकवाद और तानाशाही की समाप्ति से मानी जाती है। पुर्तगाल में कार्नेशन क्रांति ने अधिनायकवाद के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना कर दी। 1975 में स्पेन में जनरल फ्रैंको की मृत्यु हो गई थी और उसी के साथ जो है स्पेन में लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। इस लहर में सोवियत संघ से अलग हुए देशों में और पूर्वी यूरोपीय देशों में लोकतंत्र का उदय हुआ। इस लहर को उदारीकरण और वैश्वीकरण ने काफ़ी प्रभावित किया। लोकतंत्र की तीसरी लहर में एशिया के देशों में दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस में लोकतंत्र का जन्म हुआ। अब लोकतंत्र के भिन्न रूप, यानी कि लोकतंत्र के कई भिन्न रूप उभरे, ये चाहे समय के अनुसार थे या विचारकों के विचारों के अनुसार।
लेकिन लोकतंत्र की बेसिक जो थीम्स है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा गया, जिससे कि लोकतंत्र के भिन्न रूप उभरे। सीबी मैकफर्सन ने अपनी पुस्तक द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के भिन्न रूपों के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने संरक्षणात्मक लोकतंत्र के बारे में बताया। लोकतंत्र का यह रूप सीमित सरकार, संवैधानिक सरकार और प्रतिनिधि सरकार का समर्थन करता है। संरक्षणात्मक लोकतंत्र के समर्थकों में लॉक, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू आते हैं। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार लोकतंत्र राज्य की तानाशाही से लोगों की स्वतंत्रता व अधिकारों का संरक्षण करता है। इसके बाद विकासात्मक लोकतंत्र आता है। विकासात्मक लोकतंत्र लोकतंत्र का यह रूप विकास को अत्यधिक महत्व देता था। इसका मानना था कि लोकतंत्र ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। व्यक्ति के नैतिक और आंतरिक विकास के लिए लोकतंत्र ही जिम्मेवार होता है। समर्थक इसके अगर हम बात करें तो रूसो, जे.एस. मिल, ग्रीन ने विकासात्मक लोकतंत्र का समर्थन दिया है। डी टॉकविले और लॉर्ड ब्राइस ने लोकतंत्र को वे ऑफ लाइफ और टाइप ऑफ सोसाइटी के रूप में माना। लोकतंत्र का अगला रूप आता है संतुलित लोकतंत्र का। संतुलित लोकतंत्र का यह स्वरूप यथास्थिति का समर्थन करता है। यथास्थिति से तात्पर्य ये है कि जो स्थिति समाज में चली आ रही है, राज्य में चली आ रही है, वही स्थिति भविष्य में भी चलती रहनी चाहिए। यानी कि उसमें बदलाव की ये बात नहीं करता, बदलाव को बढ़ावा नहीं देता। ये समाज में कहता है कि यथास्थिति होगी तो संतुलन बना रहेगा। संतुलित लोकतंत्र के समर्थकों में शुम्पीटर और रॉबर्ट डाहल आते हैं। रॉबर्ट डाहल का जो बहुतंत्र है वो संतुलित लोकतंत्र का ही स्वरूप है। अब बात करते हैं सहभागी लोकतंत्र की। मैकफर्सन लोकतंत्र के सहभागी लोकतंत्र के जो रूप को है वो सबसे उत्तम मानता है, सबसे श्रेष्ठ मानता है। इस लोकतंत्र में संरक्षणात्मक लोकतंत्र और विकासात्मक लोकतंत्र की जो सक्रिय भागीदारी है उसके स्वरूप का मिश्रण देखने को मिलता है। यह यथास्थिति का तो विरोध करता है जो कि संतुलित लोकतंत्र के विपरीत है। सहभागी लोकतंत्र पारदर्शिता, जवाबदेहिता, प्रत्यक्ष भागीदारी, विकेंद्रीकृत व्यवस्था का समर्थन करता है। सहभागी लोकतंत्र में जो समर्थक है इसके वो रूसो, मैकफर्सन, कैरोल पेटमैन और निकोलस पोलांजा है। सहभागी लोकतंत्र को आप सबसे सिंपल शब्दों में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिसमें लोग लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और वहाँ पर पारदर्शिता पाई जाती है, सरकार में जवाबदेहिता पाई जाती है और जो है शक्तियों का बंटवारा भी देखने को मिलता है। एक ही व्यक्ति के हाथ में सत्ता का पूरा नियंत्रण नहीं होता। लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांत। अब बात करते हैं लोकतंत्र के सिद्धांतों की। तो इसके जो सिद्धांत हैं उनको हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, एक शास्त्रीय सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत, जिसमें शास्त्रीय सिद्धांत में लोकतंत्र के बहुत से मॉडल और आधुनिक सिद्धांत में लोकतंत्र के बहुत से मॉडल आते हैं। सबसे पहले समझते हैं शास्त्रीय सिद्धांत को। शास्त्रीय सिद्धांत में प्रतिनिधित्व और निर्वाचन की वास्तविकताओं को स्वीकार किया जाता है। इसके अनुसार वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, जो कि व्यवहारिक दृष्टि से सही भी है। इस धारणा के अनुसार लोकतंत्र एक संस्थात्मक व्यवस्था है। केवल निर्वाचन में समस्त नागरिकों को शासन में सहभागिता करने का अवसर मिलता है, जो कि समयानुसार होता है। शास्त्रीय जो लोकतंत्र है, यानी लोकतंत्र का शास्त्रीय जो सिद्धांत है वो मानता है कि लोगों की भागीदारी तभी सुनिश्चित हो सकती है जब निर्वाचन हो सरकार का। बिना निर्वाचन के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत असंभव है। इसीलिए वो कहता है कि निर्वाचन भी समयानुसार होना चाहिए, जैसे भारत में हर 5 वर्ष के पश्चात चुनाव देखे जाते हैं। शास्त्रीय लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र का शास्त्रीय मॉडल प्राचीन ग्रीस के पोलिस नगर राज्य, जिसे हम कहते हैं, एथेंस में विकसित प्रचलित जो व्यवस्था थी उस पे आधारित था। यानी जब पहले जो एथेंस था वहाँ पे जनसंख्या भी कम थी और वहाँ पे जो लोकतंत्र था वो पारंपरिक यानी कि शास्त्रीय लोकतंत्र था। इसका रूसो और मार्क्स के विचारों में गहरा प्रभाव देखने को मिलता है।
इस मॉडल के सबसे मुख्य आलोचक प्लेटो आते हैं, जिन्होंने राजनीतिक समानता के आधार पर इसकी आलोचना की, क्योंकि प्लेटो कभी भी लोकतंत्र का समर्थन नहीं करते। वो कहते हैं कि सभी लोगों में जो है शासन के गुण नहीं होते, लोग अपना अच्छा बुरा नहीं समझते। प्लेटो का मत था, जनता के पास अपनी बुद्धि से शासन करने का ना तो ज्ञान होता है और ना ही अनुभव। इसीलिए वो है जो है फिलोसोफर किंग की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी होगा, जिसे अनुभव भी होगा और जो शासन करने में सक्षम भी होगा। एथेनियन लोकतंत्र में आबादी के एक बड़े भाग को राजनीतिक गतिविधि से दूर करके ही लोकतंत्र की शासन व्यवस्था का संचालन हो सकता था। इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि एथेंस में जो है सभी को मत का अधिकार नहीं प्राप्त था, या सभी को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वहाँ पे महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जैसे नागरिक, मतलब कि इनको नागरिक का दर्जा भी नहीं मिला था, तो ये राजनीतिक कार्यों में भाग नहीं लेते थे। वर्तमान में जो छोटे स्विस कैटन हैं और उनकी जो सांप्रदायिक सभाएं हैं, वहाँ पे शास्त्रीय लोकतंत्र देखने को मिलता है। अगर हम शास्त्रीय लोकतंत्र की ही बात कर रहे हैं तो हमारी जो ग्राम सभाएं होती है, ग्राम पंचायत होती है, वो भी इसी तरीके के लोकतंत्र का एक उदाहरण है। अब शास्त्रीय लोकतंत्र में सबसे पहला मॉडल आता है संरक्षणात्मक लोकतंत्र का, जो सीबी मैक्फर्सन ने भी बताया था, जिसका हमने पहले भी वर्णन किया। संरक्षणात्मक लोकतंत्र के माध्यम से नागरिक सरकार के अत्याचारों से अपनी सुरक्षा करते हैं, इसीलिए इसे सुरक्षात्मक लोकतंत्र कहा जाता है, यानी कि संरक्षण प्रदान करना या सुरक्षा प्रदान करना। इसकी शुरुआत उदारवादी विचारकों के विचारों से हुई, जिसमें व्यक्ति को केंद्रीय भूमिका माना गया। 17वीं शताब्दी में जॉन लॉक ने मतदान के अधिकार को समर्थन दिया, जो संपत्ति के अधिकार पर आधारित था। संपत्ति के मालिकों को ही वोट देने का अधिकार है, ये ऐसा मानते थे। बेंथम और मिल जैसे उपयोगितावादी विचारकों द्वारा सार्वभौमिक मताधिकार की भावना को 18वीं शताब्दी में आगे बढ़ाया गया था। यह लोकतंत्र का सीमित और अप्रत्यक्ष रूप है। व्यवहार में इसका प्रयोग जनता की सहमति से नियमित और प्रतिस्पर्धी चुनावों में मतदान के माध्यम से किया जाता था। इसका उद्देश्य व्यक्तियों को इच्छानुसार जीवन जीने के लिए अधिकार उपलब्ध कराना था। लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत के अगले मॉडल में विकासात्मक लोकतंत्र को लिया जा सकता है। यह लोकतंत्र का सबसे नवीन मॉडल है। लोकतंत्र के इस सबसे नवीन क्रांतिकारी मॉडल की परिकल्पना जो है वो रूसो द्वारा की गई थी। रूसो के लिए लोकतंत्र स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त या प्रदान करने वाला साधन था। रूसो के अनुसार विकासात्मक लोकतंत्र की व्यवस्था के लिए न केवल राजनीतिक समानता की आवश्यकता होती है, बल्कि उच्च स्तर की आर्थिक समानता की भी आवश्यकता होती है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि राजनीतिक समानता ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि उसमें आर्थिक समानता का अंश होना भी ज़रूरी है। वही बात हो गई, अगर हम एग्जाम्पल ले एक मजदूर की, तो उसे अगर अपनी मजदूरी कमानी है तो उसके लिए वो ज़रूरी है इंस्टेड कि वो उसी दिन जाके अपना वोट दे। तो ये कहते हैं कि भूखे के लिए भूख ज़्यादा ज़रूरी है, उसका काम ज़्यादा ज़रूरी है सत्ता में भागीदारी के। अगर उसको आर्थिक रूप से ये जो है स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, तो उसे भोजन की जो है टेंशन नहीं होगी, तो फिर वो अपनी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने में हिचकिचाएगा नहीं। सीधा सिंपल सा मतलब है। इनके विचारों ने 1960 और 1970 के दशक में नव वामपंथी विचारकों के लोकतंत्र के विचार को आकार देने में मदद की। यह सहभागी समाज का समर्थन करता है, जिसमें प्रत्येक नागरिक समाज में आत्मविकास के लिए निर्णय प्रक्रिया में सहभागी भूमिका निभाता है। यानी कि जो जनता है, जो नागरिक समाज है, उसकी बहुत भूमिका होती है, उसको ये महत्वपूर्ण मानता है। यह जमीनी लोकतंत्र के विचार का समर्थन करता है, यानी
राजनीतिक शक्ति का न्यूनतम प्रयोग और जनता की जो इच्छा है, जनता की जो शक्ति है, उसको ही ये पहला स्थान देता है। विकासात्मक लोकतंत्र के प्रतिनिधियात्मक मॉडल का रूप J.S. मिल ने दिया है। अब इसमें प्रतिनिधियात्मक मॉडल का भी मतलब क्या है? इसमें प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। इसमें व्यक्तिगत क्षमताओं के उच्चतम और सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जो है शासन तंत्र को सुनिश्चित और सुचारू रूप से चलाया जा सके। लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना के स्वरूप में अस्तित्व में आया था, जिसका प्रतिनिधित्व शुम्पीटर ने किया था। शुम्पीटर का लोकतंत्र का सिद्धांत विपणन सिद्धांत कहलाता है, जो कि शास्त्रीय और अभिजन सिद्धांत का मिश्रण था। लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार नागरिक समाज में सहभागिता न करके केवल अपने प्रतिनिधित्व भेजने का कार्य करते हैं। लोकतंत्र के आधुनिक विचारकों के अनुसार प्रजातंत्र एक संस्थात्मक व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति जनता के मतों के लिए प्रतियोगितापूर्ण संघर्ष करके निर्णय की शक्ति अर्जित करते हैं। जो निर्णय लेने की शक्ति है वो एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त करते हैं, वो ये मानता है। लोकतंत्र के लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार समाज में केवल कुछ ही लोग सही निर्णय लेने की क्षमता और विवेक रखते हैं। जैसे कि प्लेटो ने कहा था कि भाई सभी लोग शासन में करने के और शासन में भाग लेने के हिस्सेदार नहीं होते। वो फिलोसोफर किंग की ही बात इसलिए करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति में शासन की क्षमता नहीं होती। उसी का कहीं ना कहीं ये सकारात्मक रूप देखने को मिलता है कि हर व्यक्ति जो है अपने मत का सही मूल्य नहीं पहचानता। लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांत में क्या है, जो जनता के लिए प्रतिनिधित्व है वो प्रमुख होता है, सहभागिता हमेशा गौण होती है। जो लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांत में उसमें प्रतिनिधित्व ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड कि आपकी सहभागिता हो। लोकतंत्र के आधुनिक सिद्धांत में प्रजातंत्र को नेतृत्व के चयन का साधन माना जाता है जिसमें जनता की भूमिका उदासीन होती है। अब इसका जो सबसे पहला मॉडल है वो है बहुलवादी सिद्धांत मॉडल। यह लोकतंत्र लोकप्रिय मांगों को स्पष्ट करने और उत्तरदायी सरकार को सुनिश्चित करने के लिए संगठित समूहों उनके हितों की क्षमता के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। बहुलवादी लोकतंत्र की शुरुआत उदारवादी राजनीतिक दर्शन और लॉक मॉन्टेस्क्यू के विचारों से हुई। बहुलवादी दृष्टिकोण का प्रथम व्यवस्थित विकास जेम्स मैडिसन के द फेडरलिज्म पेपर 1787 के योगदान से माना जाता है। मैडिसन ने कहा था कि अनियंत्रित लोकतांत्रिक शासन में बहुसंख्यवाद पनपता है जो व्यक्तिगत अधिकारों को कुचलने में और संपत्ति हनन को बढ़ावा देता है। इसीलिए उन्होंने शक्ति के पृथक्करण, संघवाद और द्विसदनीय सरकार के विभाजित स्वरूप को मान्यता दी। इसमें प्रतिस्पर्धी समूहों को भी शामिल किया जाता है। इसे मेडिसनीय लोकतंत्र कहा जाता है। बहुलवादी सिद्धांत के सबसे प्रभावशाली आधुनिक विचारक रॉबर्ट डाहल है। डाहल ने वो गवर्न डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 में अमेरिका के न्यू हेवन शहर में शक्ति के वितरण का अध्ययन किया था। लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत ये मानता है कि जो जनसंख्या है, एक जो बहुसंख्यवाद है, वो व्यक्तिगत जो अधिकार है उनके विकास में मदद नहीं करता, वो उनको कुचलने में और जो है संपत्ति, जो हमारी प्राइवेट जो प्रॉपर्टी होती है उसको कुचलने के लिए आगे आता है, उसको बढ़ावा देता है। इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि शक्तियों का पृथक्करण हो, क्योंकि अगर शक्ति एक ही हाथ में केंद्रित हो जाएगी तो लोकतंत्र को निरंकुश तंत्र बनने में देर नहीं लगेगी। रॉबर्ट डाहल के अनुसार राजनीतिक रूप से विशेष अधिकार प्राप्त और आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों ने सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक शक्ति प्रयोग किया है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो वो ज़्यादा भागीदारी करेंगे। जैसे
आजकल चुनाव होते हैं तो उसके लिए जो फंड देते हैं ये आर्थिक रूप से जो शक्तिशाली लोग हैं वही देते हैं। हालांकि ये पारदर्शिता नहीं होती इस चीज़ में, लेकिन ये होता है कि भाई जिसके पास कोई विशेषाधिकार प्राप्त है उसे राजनीति में ज़्यादा सहभागिता मिलती है। क्योंकि हमारी जनता का क्या है, हम सामान्य लोगों का हमारी सबसे प्रमुख प्रायोरिटी होता है पैसा कमाना, यानी कि अपना जीवन चलाना। लेकिन जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोग हैं उन्हें आर्थिक रूप से चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो जनता में और सरकार में अपनी ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। डाहल ने आधुनिक राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रणालियों को शास्त्रीय लोकतांत्रिक प्रणाली से भिन्न बताया। उनके अनुसार बहुतंत्र के कुछ गुण हैं जो कि इस प्रकार है। सरकार चुनाव पर आधारित है, सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष है, और जो भी चुनाव होते हैं वो भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। इसके अलावा सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। कार्यपालिका और विधानपालिका के मध्य शक्तियों का संलयन होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है और एक संतुलन होता है। जैसे भारत में भी देखा जाता है कि कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्तियों का बंटवारा है और एक शक्ति संतुलन की भावना भी पाई जाती है। चुनाव में दलों की मध्य प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। स्वतंत्र अभिव्यक्ति और आलोचना का अधिकार होता है। नागरिकों को वैकल्पिक स्रोतों के द्वारा सूचना प्राप्ति होती है। उच्च स्तर की आंतरिक जवाबदेहिता होती है। तटस्थ राजनीतिक तंत्र होता है। इसके बाद लोकतंत्र के उग्रवादी मॉडल की या सिद्धांत की बात करें तो इसके सबसे मुख्य प्रतिपादक रहे अर्नेस्टो लेक्लाउ और चैंटाल मोफे। इनके विचार मार्क्स और उत्तर संरचनावादियों से प्रभावित है। जो अर्नेस्ट लेक्लाउ और चैंटाल मोफे है, उन्होंने अपनी प्रसिद्ध बुक हेजेमनी एंड सोशलिस्टिक स्ट्रेटजी टूवर्ड्स अ रेडिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1985 में उग्रवादी लोकतंत्र के विषय में चर्चा की है। यह उदार लोकतंत्र के बहुमती या सहमति और विमर्शी लोकतंत्र की व्यापक सहमति का विरोधी है। यानी कि ये जो सहमति की जो भावना है उसका विरोध भी करता है। लोकतंत्र का उग्रवादी सिद्धांत विभिन्नताओं, असहमति और विरोध का समर्थक है। ये मानता है कि समाज में विभिन्नताएं होती है, अगर विभिन्नताएं हैं तो असहमति और विरोध होना स्वाभाविक है। क्योंकि जिस प्रकार से एक ही व्यक्ति यानी कि दो अलग अलग व्यक्ति एक तरीके से सोच नहीं सकते, इसी तरीके से हर विषय पे उनके विचार एक मत होना जरूरी नहीं है। यह आमूलवादी लोकतंत्र स्वतंत्रता और पूर्ण समानता के लक्ष्यों के लिए हर तरह के दमन, शोषण और अधीनता के खिलाफ संघर्ष करता है। इसका मानना है कि अगर समानता चाहिए तो हर प्रकार के दमन, हर प्रकार के शोषण और अधीनता को समाप्त करना होगा, और ये तभी होगा जब उसके खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। डेविड हेल जो सर्वदेशीय लोकतंत्र की बजाय प्रभावी लोकतंत्र को समर्थन देते हैं। सर्वदेशीय लोकतंत्र की बजाय वे प्रभावी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत या मॉडल की बात करें तो इसे शास्त्रीय और रक्षात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। पूंजीवाद की विचारधारा के साथ इस विचारधारा का भी विकास हुआ। लोकतंत्र के जो उदारवादी सिद्धांत मॉडल है उसका समर्थन जॉन लॉक, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और मैकफर्सन ने किया है। उदार लोकतंत्र लोकप्रिय शासन में सीमित सरकार के प्रति उदार प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। नियमित और प्रतिस्पर्धी चुनावों में सार्वभौमिक मताधिकार, सरकार पर कुछ प्रतिबंध, संविधान, संस्थागत जांच और जवाबदेहिता का जो व्यवस्था है वो देखने को मिलती है। निजी उद्यम अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र प्रेस देखने को मिलती है। लोकतंत्र में जो है क्रांति और सहमति के शासन का समर्थन करती है। जो ये लोकतंत्र का उदारवादी मॉडल है ये क्रांति और सहमति दोनों का ही समर्थन करता है। सीमित प्रतिनिधित्व होने पर कर न देने की बात करते हैं।
यानी ये बात करते हैं कि जब आपका जनता में प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो आपको कर देने की भी ज़रूरत नहीं है। मॉन्टेस्क्यू जो है शक्ति पृथक्करण को और बेंथम एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का समर्थन करते हैं। मैकफर्सन भी एक व्यक्ति के लिए एक मत का समर्थन करते हैं। जनवादी लोकतंत्र की बात करें तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरा, जो कि उदारवादी लोकतंत्र के विरुद्ध है। जनवादी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग विशेषतः धन के सामान्य स्वामित्व के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र के विपरीत सामाजिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया था। मार्क्स उदार लोकतंत्र को बुजुर्गवा लोकतंत्र कहता है। उदार लोकतंत्र में शोषित वर्गों को यह निर्णय करने की स्वतंत्रता होती है कि कौन से प्रतिनिधि संसद में जाकर उनका शोषण करेंगे। यानी कि उनका सीधा सा मतलब था कि भाई हम खुद ही अपने शोषण करने वालों को चुनते हैं। जनवादी लोकतंत्र सर्वहारा की तानाशाही का व्यापक रूप है। इसमें सर्वहारा और उनके समर्थक छोटे पूंजीपति और राष्ट्रीय पूंजीपति भी शामिल रहते हैं, हालांकि व्यवस्था एक दलीय ही होती है। जनवादी लोकतंत्र मूलतः मार्क्स लेनिनवाद पे आधारित है। इसमें इतिहास की भौतिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा की तानाशाही जैसी धारणाएं शामिल होती है। लेनिनवादी अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो ये 1917 में सोवियत रूस में बोल्शेविक पार्टी के हाथों में सत्ता आने के बाद लेनिन ने इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखा। यानी कि जब 1917 में सोवियत रूस में क्रांति हुई और बोल्शेविक पार्टी आई अस्तित्व में, तो बाद में उस बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर लेनिन ने कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी का दावा था कि वह सर्वहारा वर्ग के वास्तविक हितों को समझने के लिए सक्षम थी। सर्वहारा वर्ग को यह क्रांतिकारी मार्ग पर चलने के लिए मार्ग प्रदर्शित करती थी, ये इसका दावा था। और यही लेनिनवादी जो लोकतंत्र है उसकी आधारशिला थी कि भाई हम सर्वहारा वर्ग के हितों की रक्षा करेंगे, सर्वहारा वर्ग को क्रांतिकारी मार्ग पर चलाएंगे और पूंजीपतियों के विरुद्ध एक संघर्ष छेड़ेंगे। लेनिनवादी लोकतंत्र में कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्रीय केंद्रवाद के आधार पर संगठित होकर सर्वहारा हितों को स्पष्ट करने लगी। लोकतंत्रीय केंद्रवाद में दल के निचले अंग ऊपर वाले अंगों का निर्वाचन करेंगे, फिर यह ऊपरी अंगों के निर्णय मानने को बाध्य होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि 2 स्तर के हैं, जैसे कि केंद्र की जो सरकार है वो राज्य की सरकार का निर्वाचन करेगी और फिर जो केंद्र की सरकार है वही उन पर शासन भी करेगी और उन्हीं के निर्णय मानने के लिए वो बाध्य होंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की ये बात करता है। अभिजनवादी सिद्धांत यानी कि अभिजातवादी लोकतंत्र, इस सिद्धांत का उदय मार्क्सवाद के विरुद्ध पश्चिमी यूरोप में हुआ। यह लोकतंत्र और समाजवाद जैसे समतावादी विचारों की आलोचना का एक स्वरूप था। यह सिद्धांत मूलतः समाजशास्त्रियों की देन है, जो मानते हैं कि प्रत्येक समाज में एक ऐसा तंत्र होता है जो समाज के समस्त मुख्य निर्णय लेता है। अभिजात तंत्र के अनुसार राजनीतिक शक्ति हमेशा एक विशेष वर्ग प्राप्त अल्पसंख्यकों द्वारा प्रयोग की जाती है, जो अभिजात वर्ग कहलाता है। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में अभिजन वर्ग का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवेचन हैरोल्ड लॉसवेल ने किया था। लॉसवेल के अनुसार किसी भी व्यवस्था या उपव्यवस्था का स्थायित्व, कार्यकुशलता, नेतृत्व की इसी वर्ग के ऊपर निर्भर करता है। वे अल्पसंख्यक जो किसी भी मूल्य का सर्वाधिक पाते हैं अभिजन कहलाते हैं, शेष जन कहलाते हैं। तो अभिजात जो लोकतंत्र है उसमें मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं, एक होता है अभिजन वर्ग और एक होता है सामान्य वर्ग। अभिजन वर्ग में वो लोग आते हैं जिनके हाथ में शक्ति होती है, सत्ता होती है। शेष वर्ग में वो लोग आते हैं, सामान्य वर्ग में वो लोग आते हैं जो अभिजन वर्ग के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अभिजनवाद के समर्थकों में पेरेटो, मिचेल्स, मॉस्का, गैसेट, लॉसवेल, बर्नहाम, सी राइट मिल्स आते हैं। अभिजन तंत्र के 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, शास्त्रीय अभिजन तंत्र सिद्धांत और आधुनिक अभिजन तंत्र सिद्धांत।
जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट शास्त्रीय अभिजन तंत्र सिद्धांत है। इसमें अभिजनों का एक वर्ग होता है जो सुसंबद्ध, एकीकृत और चेतना युक्त होता है। जेम्स मिशेल ने 3C का विचार दिया, जिसमें समूह चेतना, सुसंबद्धता, षड्यंत्र शामिल है। विल्फ्रेड पेरेटो ने अभिजनवादी का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी 1916 में दिया। पेरेटो के अनुसार अभिजन सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो चोरी का पेशा हो या वेश्यावृत्ति का। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये इनकी एक महत्वपूर्ण जो विचार है ये है। लोकतंत्र नैतिक दृष्टि से अनुचित, व्यवहारिक दृष्टि से अक्षम, राजनीतिक दृष्टि से असंभव है। लोकतंत्र को भ्रम कहा जाता है इस सिद्धांत के अनुसार, और अभिजन की जो है अदला बदली का ये सिद्धांत है। इसका सीधा सा अर्थ हम ले, सिंपल से शब्दों में कहें तो फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप है समाज में, जैसे कि पंचायत में होता है कि पंचायत में एक गुट बन जाता है तो वही शक्ति संचालन करता है। समाज में एक वो अपर ग्रुप होता है। अपर ग्रुप माने कि जो ज़्यादा शक्तिशाली होता है इंस्टेड की और सामान्य जन से। उनमें क्या होता है कि कुछ ही लोग शामिल होते हैं, वो जनता का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं लोगों में है जो शक्ति का वितरण होता है। यानी कि सामान्य जो वर्ग से है उनमें सिर्फ भागीदारी का जो अधिकार होता है उन्हें मिलता है। जो सामान्य जन है उन्हें सिर्फ भागीदारी की सुनिश्चितता प्राप्त होती है, लेकिन जो शक्ति है वो इन्हीं अभिजन वर्ग में घूमती है आपस में। एक अभिजन वर्ग से ये दूसरे अभिजन वर्ग में जाती है। जैसे कि आजकल चुनाव पार्टीज की बात करें, यानी कि राजनीतिक पार्टीज की बात करें, तो राजनीतिक पार्टी को अगर हम अभिजन के रूप में देखें तो एक अभिजन गुट है वो, जिसमें राजनीति का जो शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, उसका हस्तांतरण होता है। बीजेपी और कांग्रेस की बात करें, अगर उनको अगर अभिजन तंत्र के दो रूपों में ले हम, तो इसमें सामान्य जनता तो सिर्फ भागीदारी कर रही है, लेकिन जो शक्ति है उसका वास्तविक प्रयोग या तो बीजेपी करेगी या कांग्रेस करेगी। वो हमारी प्रतिभागिता पर निर्भर करता है, हमारी सहभागिता पर निर्भर करता है। मॉस्का ने अभिजन का संगठनात्मक दृष्टिकोण दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास 1939 में अभिजन का वर्णन किया था। अभिजन के लिए राजनीतिक अभिजन वर्ग का प्रयोग करते हैं मॉस्का। उन्होंने कहा कि जो अभिजन है वो राजनीतिक अभिजन है, जो कि राजनीति में अपनी भूमिका निभाते हैं, और वो भूमिका भी निष्क्रिय भूमिका नहीं होती, सक्रिय भूमिका होती है। वहीं रॉबर्ट मिचेल्स ने जो है अर्थतंत्र का लौह नियम दिया। अर्थतंत्र का लौह नियम यही है कि जब कोई अभिजन तंत्र सत्ता में आ जाता है तो उसे सत्ता से हटा पाना इतना आसान नहीं होता। और जो लौह नियम का आधार है जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। अभिजन पर नियंत्रण संगठन पर नियंत्रण होता है। जो संगठन की बात करता है वो अर्थतंत्र का समर्थन करता है। बर्नहेम ने मार्क्सवादी और अभिजनवाद का मिश्रण कर दिया था, यानी कि वो मार्क्सवाद और अभिजनवाद को सम्मिलित करके एक नए रूप में लोकतंत्र को परिभाषित कर देते हैं। सी राइट मिल ने अभिजनवाद का संस्थागत दृष्टिकोण दिया। अपनी पुस्तक पावर एलीट 1956 में अभिजनवाद में शासक वर्ग शब्द को एक मूल्य भारित पद मानकर शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किया। तो शक्ति अभिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? सी राइट मिल ने। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार यूजीसी ने पूछ सकता है। बहुल अभिजनवादी सिद्धांत अभिजन सिद्धांत का विपरीत है और लोकतंत्र का समर्थन करता है, जिसे हम आधुनिक अभिजन सिद्धांत के अंतर्गत रख सकते हैं। अब लोकतंत्र के सबसे इम्पोर्टेंट रूप विमर्शी लोकतंत्र की बात करें तो इसका सबसे पहले प्रयोग 1980 में जोसेफ एम बेसेट ने अपने लेख डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी प्रिंसिपल इन रिपब्लिक गवर्नमेंट में किया। इसके बाद द माइल्ड वॉइस ऑफ रीजन 1994 में इसका विस्तार किया गया, जो कि जोसेफ एम बेसेट का ही एक रचना थी, उनकी ही रचना थी द माइल्ड वॉइस ऑफ रीजन। यह सहभागी लोकतंत्र का रूप है जो हमने पहले पढ़ा, जिसमें लोगों की सहभागिता को मुख्य भूमिका में रखा जाता है।
और ये वोट केंद्रित होने की बजाय बातचीत केंद्रित थे। यानी कि विमर्शी लोकतंत्र का अर्थ हम उसके शब्द से ही ले सकते हैं। विमर्शी लोकतंत्र में विमर्श को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बातचीत को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह बिना किसी बाधा के स्वाधीन रूप से सार्वजनिक मुद्दों पर बहस और विचार विमर्श करते हैं। विमर्शी लोकतंत्र में उदार लोकतंत्र के नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक समानता जैसे तत्व शामिल होते हैं। यह नागरिकों के सद्गुण पर बल देता है। अगर बात करें विमर्शी लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांतकारों की, तो इसमें हैबरमास, जेम्स बाउम, जॉन रॉल्स, बर्नार्ड मेनिन, जॉन अल्स्टर शामिल है। यह लोक चर्चा, औपचारिक संस्थाओं के निर्माण और निर्णय निर्माण में भागीदारी को आवश्यक मानता है। स्वतंत्रता और नागरिक समता इसकी प्रमुख विशेषता है। तो ये थे लोकतंत्र के कुछ मॉडल जो कि वर्तमान में लोकतंत्र के स्वरूप को और ज़्यादा मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो यूजीसी नेट अपने पहले के एग्जाम में पूछ चुका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द अमेरिकन कॉमनवेल्थ कब और किसने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न डेमोक्रेसी किस विचारक की रचना है। डेमोक्रेटिक थ्योरी किसकी रचना है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यू डेमोक्रेसी। तो ये जो क्वेश्चन है ये इतने डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, बट हाँ मैच द फॉलोइंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले के एग्जाम में और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आपकी जो राइटर्स की बुक है वो आपको याद होनी चाहिए, जो मेन राइटर्स है और जिन्होंने लोकतंत्र का जो मेन कॉन्सेप्ट है उनसे जो रिलेटेड जो समर्थक है उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभार आपसे पूछ दिया जाएगा डेलिब्रेटिव जो डेमोक्रेसी है उससे रिलेटेड थिंकर कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।